देखो कार्नोट साइकिल ये वाली है। पहले तो ये साइकिल जो है हीट इंजन जो अपन ने इससे पहले पढ़े थे, इसमें कितने स्ट्रोक रहते? 4 स्ट्रोक। सबसे पहला क्या होता भाई कि इस सिस्टम के अंदर जो है सबसे पहले गैस अंदर आती है, सक्शन स्ट्रोक। पिस्टन कहाँ चले जाता? नीचे, और पूरी गैस इसमें क्या हो जाती? फिल हो जाती। भर गई पूरी गैस, सक्शन हो गया। सक्शन के बाद फिर पिस्टन कहाँ जाना शुरू होता है? ऊपर। जैसे जैसे पिस्टन कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहा है, सिस्टम ही ऊपर गया, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, सिलेंडर नीचे नहीं आता था। चलिए, तो पिस्टन जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पर क्या हुआ? कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया उसने? कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे अपन ने क्या दी? स्पार्क प्लग की थोड़ी सी चिंगारी दी। जैसे ही चिंगारी दी, स्पीड के साथ कहाँ आया? उन्हें नीचे। जो नीचे आया वही अपना कौन सा स्ट्रोक था? पावर स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक था? पावर स्ट्रोक। फिर नीचे आने के बाद जो गैसेस अंदर पैदा हुए उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो यहाँ एक वैल्व है, वो वैल्व ओपन होता है, जो पिस्टन नीचे आया वाला है उन्हें ऊपर जाकर पूरे गैसेस कहाँ निकाल देता? बाहर निकाल देता। तो 4 स्ट्रोक में साइकिल क्या हो रही थी? कंप्लीट। ये रियल इंजन, कौन सा इंजन? रियल इंजन। अपने को जो साइकिल दिए वाली है वो आइडियल इंजन। आइडियल इंजन क्यों जरूरी है पढ़ना? क्योंकि आइडियल इंजन ऐसा इंजन होता है जिसकी इफिशियंसी मैक्सिमम हो, मतलब जिससे पावर हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, इफिशियंसी किसकी मैक्सिमम होगी? इफिशियंसी किसकी मैक्सिमम होगी? उस इंजन की मैक्सिमम होगी जो रिवर्सिबल मैनर में काम करेगा, पहली चीज। दूसरा, जिसका जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो मतलब के आइसोथर्मल प्रोसेस पे काम करे। इस पे काम करे, आइसोथर्मल। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एफिशिएंसी का फॉर्मूला था 1 माइनस ऊपर क्या था बोलो? TC अपॉन TH, यही था, TC अपॉन TH। अच्छा, मुझे बताओ एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? जब किसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, किसकी वैल्यू कम होगी, या दोनों की वैल्यू बराबर होंगे? वैल्यू अज्यूम करके रख के देखो ना। जैसे कि हायर टेम्परेचर की वैल्यू, इसका फॉर्मूला असल में क्या है? TH माइनस के TC अपॉन TH है। TH की वैल्यू अगर 20 है, माइनस इसकी वैल्यू अगर 10 है, तो यहाँ पर 20 माइनस 10 कितना आया? 1/2 आंसर आ रहा है ना। यानी कि क्या समझ में आया? अगर TC की वैल्यू बहुत कम है, TC की वैल्यू बहुत कम है, तो वर्क कैसा मिलेगा? ज्यादा, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है कम रहती थी, जैसे कि 0 ही रहती थी, ठीक है, 0 ही वैल्यू है, तो क्या बचा? 20 अपॉन 20 से 20 के आंसर 1 आया, इंटू में 100, मतलब इफिशियंसी कैसी मिली? 100%। यानी कि मेरा वर्क का वैल्यू जब ज्यादा आएगा, जब TC की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और TH की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब टेम्परेचर बराबर हम मेंटेन करके चलेंगे। तो यानी कि टेम्परेचर के रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं? इंजन की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। चलो टेम्परेचर को हटाओ, हम दूसरे फॉर्मेट में भी देखे थे। किस फॉर्मेट में देखे थे? हीट के फॉर्मेट में। इफिशियंसी इज इक्वल टू QH माइनस के QC अपॉन QH। यहाँ पर भी वही बात आ रही है। क्या बात आ रही है? कि जब हायर टेम्परेचर, हीट जो है बहुत ज्यादा है, किसके मुकाबले में? लोअर टेम्परेचर के मुकाबले, है ना। सोर्स की हीट अगर ज्यादा है और सिंक की हीट क्या है? कम। सोर्स क्या है, सिंक क्या है? यहाँ पर देखो, इंजन जो स्टार्ट हो रहा है, ये इंजन है, ये इंजन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्हें जब पूरी तरीके से कॉम्प्रेस हो जा रहा, कॉम्प्रेस होने के बाद जब हम यहाँ स्पार्क दे रहे, स्पार्क देने के बाद यहाँ पर क्या जनरेट हो रही? हीट जनरेट हो रही। तो वो जो हीट जनरेट हो रही वो असल में QH है। क्या है वो? QH है, हायर टेम्परेचर की हीट। समझ में आ रहा? बाद में जब इन्हें कहाँ जा रहा? नीचे जा रहा। नीचे जाने के बाद फिर इन्हें हीट क्या कर रहा? रिजेक्ट कर रहा। हीट रिजेक्ट कैसा कर रहा? पहले पूरा पावर स्ट्रोक हो गया नीचे, है ना। उसके बाद फिर से पिस्टन कहाँ जाना शुरू हुआ? ऊपर। तो यहाँ का वैल्व क्या कर देते हम? ओपन कर देते, ताकि जब पिस्टन ऊपर जाए तो अंदर की पूरी गैस कहाँ निकल जाए? बाहर निकल जाए। तो जो बाहर जा रही है वो क्या है? QC।
कोल्ड रिजर्वायर है वो, ये हॉट रिजर्वायर और वो कौन सा रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर है। समझ में आ रहा? यानी कि हॉट रिजर्वायर जब बहुत ज्यादा हॉट रहेगा, यानी कि इधर ज्यादा क्वांटिटी में हीट अगर पैदा होंगी तो पावर स्ट्रोक ज्यादा मिलेगा, इंजन ज्यादा पावर देगा, है ना। और अगर हीट इजीली डिस्प्लेस हो गई, हीट अच्छे से बाहर क्या होगी, चलेगी, तब भी मुझे ज्यादा पावर मिलेगा। मतलब जितनी हीट जनरेट हुई उतनी हीट यहाँ से क्या हो रही, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई बच रहा ही नहीं जाने के लिए, पूरी हीट अपन यूज कर ले। यानी कि ये इंजन तब ज्यादा काम करेगा जब यहाँ जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट से हम ज्यादा से ज्यादा काम लें। फायदा क्या है, अगर यहाँ पर हीट जनरेट हुई, पिस्टन नीचे गया, वर्क मिल गया, उसके बाद अंदर अच्छी खासी हीट बची हुई थी, अपन ने बाहर ढकेल दी उसको, यानी कि थोड़ी सर की हीट हमने यूज करे, बाकी हीट तो हमारी वेस्ट होगी, तो हीट यूटिलाइजेशन में आई नहीं। हम चाह रहे कि भी ज्यादा से ज्यादा हीट हम क्या करें, एब्जॉर्ब करें, और उस हीट के जरिए से क्या करें, वर्क करें। तो ये जो साइकिल है कार्नोट साइकिल, ये उस टाइम पर वजूद में आई जिस टाइम पर जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था ही नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं था। और उस टाइम पर इंजन की इफिशिएंसी के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल वर्क हो रहे थे, सब चीजें की जा रही थी। उस टाइम पर इन्होंने जो है कार्नोट भाई साहब ने क्या किया, एक साइकिल पेश की, कार्नोट साइकिल। और ये साइकिल उस टाइम पर ये आइडिया देना, मतलब कि, और ऐसा भी नहीं कोई बुजुर्ग शख्सियत ये काम कर रही, उस टाइम पे उनकी उम्र जो है 30-32 साल, 36 में तो इनका डेथ हो गई, 36 ईयर में तो इनका इंतकाल हो गया, मतलब किसी बीमारी से, उतनी डिटेल मुझे नहीं मालूम, घर बताओ तो मतलब कि उस टाइम पीरियड में इस टाइप के इंजन की बात करना वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इन्होंने वो अचीवमेंट करे। अब इनका जो इंजन है वो देखते हैं, ये पहले तो समझ लो आइडियल इंजन है, इस इंजन को अचीव कर पाना नामुमकिन, इस इंजन को अचीव कर पाना नामुमकिन है, आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन क्यों पढ़ रहे, लेकिन इस वजह से पढ़ रहे ताकि इसकी इफिशियंसी के करीब हमारे इंजन की इफिशियंसी आ सके। समझ में आ रहा? अपने जो भी इंजन काम कर रहे हो वो 30%, 40%, 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अपने इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। कितनी हो? तकरीबन किसके करीब जाए वो? कार्नोट साइकिल की तरफ जाए, मतलब कि कार्नोट इंजन की तरफ जाए। अब ये कैसा था, कैसे काम करा, देखो। इसके लिए सिंपल जो भी उसको क्लोज करो, एक काम करो ना, वैसे ही आ जाओ, सब लाइव कर दो, एकदम चिल्ड हो जाएगा आपको, ठंडक महसूस हो जाएगी, समझे? मतलब समझे ना आप हम क्या बोले? देखो यहाँ पर फर्स्ट चलिए
यहाँ पर देखो हमने पिस्टन सिलेंडर को थोड़ा सा उल्टे मैकेनिज्म में अरेंज किया है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये आपका जो है पिस्टन, पिस्टन है और सिलेंडर, समझ में होगा पिस्टन कैसा अरेंज किया वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टे साइड में अपन ने क्या अरेंज करे, पिस्टन। सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, देखो ये हीट इंजन की तो बात है, लेकिन जो अपना आज के डे लाइफ में जो इंजन अपन यूज करते हैं, ठीक है, समझे, उसकी परफेक्टली यहाँ पर बात नहीं होती। नॉर्मल सा एक इंजन इन्होंने बताया, अगर इसकी इफिशियंसी बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हीट सोर्स ले लिए, सोर्स ले लिए। सोर्स मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर अपन ने क्या करे, बर्न करे। जैसे ही एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न करे तो ये पिस्टन कहाँ गया, ऊपर गया। लेकिन हमने काम ये करे कि इसकी जो वॉल्स है, दीवार है, इसकी दीवार को अपन ने क्या बनाने वाला है, इंसुलेटेड बनाने वाला है, या फिर इंसुलेटेड बनाए मतलब कि इसमें से हीट बाहर नहीं जा सकता। आइसोलेटेड बोलो, मसला नहीं, ठीक है। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक नहीं बोल सकते, ठीक है। आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड बनाए मतलब कि हीट बाहर नहीं जाएगी। हीट बाहर नहीं जाएगी तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो जैसे ही हीट सोर्स यहाँ पर हमने क्या करे, एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करे तो यहाँ पर इन्हें जलना शुरू हुआ। जलने की वजह से यहाँ क्या जो गैस है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। अच्छा, टेम्परेचर मुझे नहीं बढ़ाना है तो क्या करना होगा, पिस्टन को कहाँ ले जाना होगा, ऊपर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन कहाँ मूव हुआ, ऊपर मूव हुआ। और ये पिस्टन ऊपर जाते वक्त यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। लेकिन पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर को ज्यादा देर कांस्टेंट रखना। थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो सकता, लेकिन जब हीट ज्यादा बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, फिर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर पीवी डायग्राम देखो, पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम। तो सबसे पहले क्या हुआ, गैस का एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन हुआ मतलब क्या बढ़ा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बढ़ा। और क्या कम हो रहा, गैस का प्रेशर। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। कौन सा एक्सपांशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैस जब एक्सपांड हो रही थी उस टाइम पर टेम्परेचर क्या था, इसका कांस्टेंट था, उसका टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। इस वजह से इसको क्या कहा गया, आइसोथर्मल एक्सपांशन कहा गया। अब जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी हीट अंदर गई, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल। अभी भी पिस्टन कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, लेकिन हीट सोर्स से हमने हीट देना बंद कर दिए। यहाँ जो सोर्स था, यहाँ जो हीट सोर्स हम यूज कर रहे थे, इससे जो हीट दे रहे थे वो क्या कर दिए, बंद कर दिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर अपने एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करे, बर्न करे, जलाए, तो इंस्टेंट के लिए जलाए ना, कि कांस्टेंट जलाते रहे। इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हुआ, थोड़े सर के टाइम के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर जला। जैसे ही जला उस टाइम पे पिस्टन थोड़ा सा कहाँ गया, ऊपर गया। जब थोड़ा सा ऊपर मूव हो रहा था, गैस क्या कर रही थी, एक्सपांड कर रही थी, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन टेम्परेचर क्या था उस टाइम पे, कांस्टेंट था। अब यहाँ पर देखो, अब ये सोर्स को तो अपने हीट देना बंद कर दिए, लेकिन अंदर हीट कांस्टेंट क्या हो रही है, फैल रही, हीट फैल रही है। लेकिन वो हीट बाहर जा सकती क्या, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इसके वॉल कैसे, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड रहने की वजह से हीट बाहर जाएगी क्या, नहीं। गैस और एक्सपांड करेगी, लेकिन एक्सपांशन कैसा होगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब कि ऐसा एक्सपांशन जिसके दौरान हीट रिलीज हो रही क्या, नहीं। हीट ऐड हो रही क्या, नहीं। ना नीचे से हम हीट ऐड कर रहे हैं, ना हीट बाहर हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ना हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, ना सिस्टम से हीट बाहर ले रहे हैं। जो भी हीट है वो पूरी की पूरी क्या में कन्वर्ट हो रही है, वर्क। जो भी हीट है क्या में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि अभी भी गैस एक्सपांड करेगी, लेकिन ये जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन एडियाबैटिक एक्सपांशन कहलाएगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन कहलाएगा। और इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, नहीं। अब देखो, अब पूरा एक्सपांशन होगा, वापस से पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे। पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे। जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा, अंदर की गैस क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस होगी। कॉम्प्रेस होगी तो अंदर का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। लेकिन हमें टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, तो हमने नीचे क्या रखे वाला है, यहाँ पर सिंक। क्या अरेंज करे वाला है, सिंक। समझ रहे ना, हीट इंजन में भी दो चीजें, सोर्स और सिंक। इधर से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता, इधर से
जो बर्न होगी गैसेस वो बाहर चली जाती। तो अब यहाँ पर क्या है, सिंक जिसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या है, कम है। अब ये पिस्टन कहाँ आ रहा है, नीचे। जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा, अच्छा क्या हीट बाहर जाएगी, नहीं, क्योंकि इसके वॉल कैसे है, कैसे आइसोलेटेड है। हीट इधर तो नहीं जा सकती, लेकिन हीट कहाँ जा सकती, इसलिए एडियाबैटिक नहीं है। कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन कि सर हीट बाहर नहीं जा रही तो एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक ही करो ना, आइसोथर्मल क्यों कर रहे, अरे बाबा हीट ऐड हो रही, हीट नीचे से ऐड हो रही, दो साइड से ऐड नहीं हो रही, लेकिन हीट कहाँ से ऐड हो रही, नीचे से। इस वजह से कैसा एक्सपांशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है। एक बार हीट ऐड हो गई, हीट देना क्या कर दिया अपन ने, बंद करे, आइसोथर्मल एक्सपांशन है। अब जो हीट इसमें आ गई, वो हीट की वजह से पिस्टन कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, लेकिन ये हीट ना इधर से आ रही, ना इधर से आ रही, ना हीट जा रही, इस वजह से कैसा था, ये एडियाबैटिक था। अब ये दो स्टेप हो गए। अब पिस्टन कहाँ मूव हो रहा, नीचे मूव हो रहा। जैसे ही पिस्टन मूव हो रहा, यहाँ पर गैस के पार्टिकल क्या हो रहे, कॉम्प्रेस हो रहे। गैस को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। जैसे ही गैस को हमेशा प्रेस कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ने नहीं देना है तो क्या करना होगा, सिंक को पूरी हीट अपने अंदर क्या करनी होगी, एब्जॉर्ब करनी होगी। इस वजह से यहाँ पर सिंक लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या मेंटेन रहता, कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, इन्हें अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब। टेम्परेचर बढ़ेगा, इन्हें क्या करेगा, एब्जॉर्ब। मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कहानी चल रही है। तो यानी कि कॉम्प्रेस्ड हो रहा, कॉम्प्रेस हो रहा तो क्या बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम। क्या बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब कैसा कॉम्प्रेशन है ये, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। कैसा कॉम्प्रेशन है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। अब ये कॉम्प्रेस हो, लेकिन सिंक में इतनी एबिलिटी तो नहीं है कि पूरी की पूरी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। एक टाइम तक तो कांस्टेंट रहेगा, बाद में टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंक का एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे क्या कर दे रहे, रोक दे रहे। उसके बाद पिस्टन जब नीचे आ रहा है, नीचे कोई है क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, नीचे कोई नहीं है। तो इस वजह से यहाँ का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ हीट ना जाएगी, ना इधर जाएगी, ना ही इधर जाएगी। कहीं से भी हीट जाने को हमें चांस रखेंगे क्या, नहीं। हीट नहीं जाएगी तो कंप्लीटली जो है यहाँ पर ये वर्क में कन्वर्ट होगा, हीट में यूटिलाइज होगा। ये वर्क किसने किया, सिस्टम ने वर्क किया। यहाँ वर्क किसने किया, सिस्टम से वर्क हुआ। मतलब कि गैस ने वर्क किया। किसने वर्क किया, गैस ने वर्क किया। समझ में आ रहा। यहाँ पर जैसे ही कॉम्प्रेस हो रहा है, यहाँ पर चारों तरफ से बंदे, ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, फिर भी पिस्टन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब कॉम्प्रेशन कैसा है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो जाएगा। समझ में आया। और ये एक्सपांशन कैसा था, आइसोथर्मल एक्सपांशन था। कुछ मुश्किल, ये साइकिल है एक्चुअल आपके सिलेबस में दिया, टेंशन ना करो, इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको जो है मालूम रहना, यहाँ से सवाल आ सकते। ठीक है। अब बच्चे मतलब सोचने वाली बात है ना, एक सोचने वाला है। मैं खुद ये सोचता था जब ये साइकिल में पढ़ रहा था, मैं खुद ये सोचा था कि भाई ये कॉम्प्रेशन हो रहा लेकिन आइसोथर्मल है, ऐसा कैसे। तो कोई भी चीज कॉम्प्रेस हो रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, आइसोथर्मल कैसा, समझे ना। और यहाँ पर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन मतलब हीट भी नहीं बढ़ रही, कॉम्प्रेस हो रहा तो टेम्परेचर भी बढ़ता और क्या बढ़ती है अंदर, हीट भी बढ़ती, दोनों भी चीजें नहीं बढ़ रही। तो क्यों नहीं बढ़ रही, तो उसके पीछे का रीजन समझ में आया। देख ले क्या यहाँ पर क्या हीट सोर्स है, इग्नाइट करे हीट जनरेट हुई, वो हीट सीधा कहाँ जाएंगी, अंदर जाएगी, यानी कि अंदर हीट ऐड हुई। तो एडियाबैटिक बोल सकते क्या, सिस्टम में हीट आ गई तो एडियाबैटिक बोल सकते क्या। एडियाबैटिक किसको बोलते, जिसमें हीट ना आती ना जिसमें से हीट जाती। हीट का चेंज क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ उसी को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। बाकी किसी को कहते क्या, नहीं। यहाँ पर सोर्स ने हीट क्या किया, रिजेक्ट किया, हीट रिजेक्ट किया, अंदर हीट रिजेक्ट किया, इसका मतलब सिस्टम में हीट आई तो एडियाबैटिक है क्या, नहीं। लेकिन हीट आने पर हमने ये दीवारें कैसी बना दी, आइसोलेटेड, पूरी साइड की दीवारें आइसोलेटेड है, ये समझ लो। यानी कि जो हीट अंदर आई वो हीट यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, हीट बाहर नहीं जा सकती। जैसे ही हीट आई अंदर, तो हीट आने से टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना।
तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए पिस्टन कहाँ गया, ताकि अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। लेकिन जब इन्हें थोड़ा सर का ऊपर गया, मतलब एक्सपांड तो करा ना, एक्सपांड तो करा, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं। इस वजह से ये जो एक्सपांशन है, कैसा एक्सपांशन है, आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। हीट कांस्टेंट रही तो क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। समझ में आ रहा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन है, मतलब क्या बढ़ रहा, वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर बढ़ रहा तो हमने ऐसा लगा, यानी कि एक्सपांड हो रहा वॉल्यूम, लेकिन कैसा है, आइसोथर्मल। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ज्यादा देर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकेगा। जो हीट हमने यहाँ दी है वो हीट यहाँ पर आ गई कंप्लीटली। अब हीट आ गई तो हीट भी प्रोपोगेट कर रही, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा, बढ़ रहा। टेम्परेचर बढ़ रहा, लेकिन यहाँ से बाहर हीट को जाने को रास्ता नहीं है, और यहाँ से सिर्फ हीट दे सकते या फिर सोर्स के जरिए दो, सिंक के जरिए निकालो, बाकी टाइम पर ये कैसा रहेगा, आइसोलेटेड। मतलब हीट यहाँ से जाएगी क्या, नहीं। अभी भी पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब पिस्टन ऊपर जा रहा, लेकिन अंदर हीट आ रही क्या, अंदर से हीट जा रही क्या, हीट का चेंज क्या है, सर हीट आ रही ना, सोर्स से दी है। अरे बाबा, एयर फ्यूल मिक्सचर जितना बर्न कर रहे थे बर्न कर दी, आग जितनी निकलनी थी निकल गई, आग जितनी, हीट जितनी सिस्टम में आनी थी आ गई। अब हीट देना क्या कर दी, तो अब कहां से आएगी हीट, अब आएगी क्या हीट, नहीं। तो यहाँ पर हीट आ चुकी है, लेकिन ये जो हीट आई है कहीं जा सकती क्या, नहीं। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन। मतलब गैस एक्सपांड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अभी भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन कैसा वॉल्यूम बढ़ रहा है, एडियाबैटिक। कैसा है, एडियाबैटिक। उसके बाद जब पिस्टन पूरी तरीके से कहां चले गया, ऊपर, है ना, टॉप डेड सेंटर पे चले गया, ठीक है। दो रहते, बॉटम डेड सेंटर और एक टॉप डेड सेंटर, यानी कि टीडीसी तक चले गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर चले गया, अब पिस्टन कहाँ आ रहा, वापस से नीचे, नीचे आ रहा, तो अंदर जो गैस है उन्हें क्या होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी। लेकिन हमें अंदर का टेम्परेचर बढ़ाना है क्या, नहीं। टेम्परेचर अंदर का कैसा रखना है, कम रखना है। तो टेम्परेचर कम रखना है तो हमने क्या लगा दिए, सिंक लगा दिए। सिंक का टेम्परेचर कैसा रहता, कम, यानी उन्हें हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा था, सिंक अपने अंदर क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब। तो टेम्परेचर बढ़ने दिया क्या, नहीं। तो पिस्टन कहाँ आया, नीचे। नीचे जैसे जैसे पिस्टन आ रहा, अंदर हीट क्या हो रही थी, बढ़ने जा रही थी। हीट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। टेम्परेचर भी बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखे, लेकिन ज्यादा देर रख सकते क्या, नहीं। तो थोड़ा सर का मेंटेन रखे, मतलब कॉम्प्रेशन हुआ, लेकिन कैसा कॉम्प्रेशन था, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन था। अब लास्ट स्टेप क्या है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। यानी कि यहाँ पर हम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे क्या, नहीं। यानी कि हीट जाती है, सॉरी, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ने दो, लेकिन अब यहाँ से हीट जाने बाहर हम नहीं देंगे। मतलब हीट का जाना रुक गया, एडियाबैटिक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी आइसोथर्मल है क्या, नहीं। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक सॉरी कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो मुश्किल आपको, ये कार्नोट साइकिल की पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम, सर हम क्या करना, इतनी खतरनाक डायग्राम, कुछ नहीं करना तुमने खाली इस लाइन पर पी लिखना, इस एक्सिस पे वी लिखना, एक लाइन ऐसी बनाना, दूसरी लाइन ऐसी बनाना, स्केच पैरेलल एक और लाइन बनाना, स्केच पैरेलल एक और लाइन। बन गई डायग्राम। यहाँ पर बोलना आइसोथर्मल एक्सपांशन, यहाँ पर बोलना एडियाबैटिक एक्सपांशन, यहाँ पर बोलना आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, यहाँ पर बोलना आप एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। खत्म। तो मुश्किल समझ गए डायग्राम। बस एग्जाम में ये डायग्राम ही पूछता, एग्जाम में क्या पूछता, डायग्राम पूछता है। डायग्राम बना देना और यहाँ पर ABCD 4 चीज दे देना, ABCD, और डायग्राम एक्सप्लेन कर देना। AB क्या है, BC क्या है, और CD क्या है, और DC क्या है। क्या है तो पता ही है ना आपको। AB क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। BC क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। CD क्या है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। AC क्या है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। क्या बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई, खत्म। तो ये इस तरीके से आपने डायग्राम बनाया, कुछ मुश्किल। अच्छा, अब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा तो मैंने जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको रियल इंजन से ड्राइव करके बताया था, वही फॉर्मूला कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का है। समझ में आ रहा। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, 3 से 4 पेज का डेरिवेशन है इसका, डी वाला नहीं है, खुशी मन है ना। चलो, तो क्या है यहाँ पर, इफिशियंसी 1, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू QH माइनस के QC अपॉन QC। ये इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हीट। किसके टर्म्स में, हीट के टर्म्स। टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो Q की जगह क्या लगाना, सिर्फ T लगाना, ठीक है। कुछ मुश्किल आपको,
समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस पे एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दिए थे हमने कल लास्ट, नहीं करे। हाँ एक मिनट, एक मिनट है बच्चों, इधर आवाज नहीं। क्वेश्चन इधर एग्जाम में जो है क्वेश्चन नंबर 17 है बुक का, वो क्वेश्चन ये क्या 79 है, क्या कर रहा है, द फिगर शोज द VT डायग्राम ऑफ वन साइकिल हाइपोथेटिकल हीट इंजन, मतलब कि हीट इंजन की पीवी डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, हीट इंजन की पीवी डायग्राम बनाओ। तो ये डायग्राम बना, हीट इंजन की पीवी डायग्राम बोला तो ये डायग्राम बना दे। समझ में आ रहा, हीट इंजन की पीवी डायग्राम बोला तो ये डायग्राम आपने बना दिया। अच्छा ये प्रोसेस कैसा बन गया, साइक्लिक कैसा प्रोसेस बन गया। अच्छा तो साइक्लिक प्रोसेस अगर ये बन गया तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 0। अच्छा हीट का चेंज कितना होगा, वर्क का चेंज, देखो याद रखो वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इनको छोड़कर बाकी सब स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन हमने देखे थे जो रास्ते पे डिपेंड करते, और स्टेट फंक्शन जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। इसको बहुत लंबा लेक्चर अपन ने डिफाइन करने वाला है, तो जरूरत नहीं बताने, सिर्फ चेहरे देख के लग रहा था कुछ भी मालूम। हाँ सर वो डेफिनेशन याद है, वो फाजिल याद है, वो डेफिनेशन याद है, मतलब एग्जांपल याद है, डेफिनेशन याद है। इधर देखो, इधर एक मिनट, इधर बॉयज, इधर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट पे हमने जो है टेम्परेचर इनका फिक्स करने वाला है। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, ठीक है। T1 टेम्परेचर और ये T2 टेम्परेचर, कितने पॉइंट दिए गए, 2 पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी को चाय लेके जानी थी, ठीक है, T1 पे जो है उन्हें चाय यहाँ पर बना के रखे थे गर्मा गर्म, और ये चाय जो थी फॉर एग्जांपल टेम्परेचर था इसका 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस चाय का टेम्परेचर था। जाना कहाँ था हमें, यहाँ पर था, ठीक है। तो अब एक बंदे ने क्या किया, डायरेक्ट गया ऐसा, लेकिन डायरेक्ट जाते वक्त जो है बीच में जो है पूरा AC का रूम लगा उसको, तो यहाँ से वहाँ गए तक जो है चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी हो गई तो चाय का जो टेम्परेचर हो गया फॉर एग्जांपल वो 40 डिग्री सेल्सियस हुआ। इधर कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। यही चाय ले जानी थी, लेकिन फाजिल रास्ता भूल गया, बाजूपुर में देनी थी, उन्हें सीधा चलेगा नीचे। अब्बू को नाके पे देखा, वहाँ भी नहीं मिले, 2-4 जगह ढूंढ के करके, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर जाके बाद में पता चला रे बाजूपुर में, तो अब्बू देखे नहीं होते, तो बाजूपुर में जाके देखे। तो जैसे इन्होंने बाजूपुर में जाके देखे, अब्बू वहाँ पे थे, लेकिन चाय जब तक क्या हो गई, चाय का टेम्परेचर हो गया 40, चाय का टेम्परेचर हो गया 40। एक काम कर, 40 हटा के 35 कर, कितना हो गया 35। तो मुझे बताओ, इधर चाय का इनिशियल टेम्परेचर था 80, फाइनल टेम्परेचर है 35, टेम्परेचर का चेंज कितना है, कितना आया, 45 का चेंज आया, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर 45 है। अच्छा ये रास्ते से गए तब भी उतना ही चेंज आएगा, इस रास्ते से गए तब भी। अच्छा क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल फिक्स है, इनिशियल इसका 80 है, फाइनल इसका 33 है। तो ऐसी सब वैल्यू जो इनिशियल टेम्परेचर पे और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसे हम स्टेट फंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। अच्छा वर्क, अगर इन्हें सीधा सीधा चले गया तो इसको काम कम लगा, काम कम लगा, तो इसका वर्क कैसा है, पाथ फंक्शन। अच्छा अगर ऐसा गया तो काम कैसा लगा,
तो ये कैसा है, पाथ फंक्शन। यानी वर्क इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वर्क कैसा है, पाथ फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि इन्हें यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो जाने में एनर्जी डाउन होगी, वहां बैठ जाएगा थक के, वापस आ जाएगा तो फुल्ली चार्ज, ऐसा होता क्या, क्योंकि पाथ फंक्शन है क्या, पाथ पे डिपेंड है, कुछ मुश्किल। तो इस वजह से ये याद रखो, बात शुरू क्यों हुई थी, चाय से नहीं, यहाँ पे हाँ ठीक है, हाँ इंटरनल एनर्जी से बात शुरू थी। इधर इधर बात शुरू हुई थी इंटरनल एनर्जी से, लास्ट के स्टूडेंट्स आप दोनों ही लास्ट, ठीक है। देखिए बात शुरू हुई थी इंटरनल एनर्जी से, और इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो इनिशियल पे और फाइनल पे डिपेंड करती, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इस वजह से इस प्रोसेस में टोटल जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी का वो 0 होगा, ये याद रखो। अच्छा, तो इस इंजन के लिए अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारे पास, डेल Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस के W था, ये फॉर्मूला था। अच्छा, प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, 0 है, यानी कि Q बराबर किसके, W के, Q बराबर किसके, W के, समझ में आ रहा, Q डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। मॉड हटाए तो यहाँ पर माइनस लगेगा, क्योंकि हीट देंगे तो सिस्टम क्या कर देगा, वर्क, सिस्टम क्या करेगा, समझ रहे, कुछ मुश्किल इसमें। तो यहाँ पर ये साइकिल्स भी क्या हो गए आपके, खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। बस एक रिलेशन है CP/CV का, कल के लेक्चर में वो देख लेंगे तो चैप्टर इस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इधर एक न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क में दिया था, अगर नहीं करेंगे तो कल करके लाओ। इधर बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर 123 और क्वेश्चन नंबर 124 होमवर्क में